देखेंगे आज हम लोग हेल्थ के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है। पीएमएच मुंबई में बायो इमेजिंग बैंक, ठीक है, की स्थापना की गई। ठीक है। बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना कहाँ पे की गई है? कहाँ पे टाटा की गई मेमोरियल बायो इमेजिंग हॉस्पिटल, बैंक? बॉम्बे। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। कहाँ पे हॉस्पिटल? मुंबई में है। ठीक है। बॉम्बे मुंबई के मुंबई। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर के लिए बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की गई। ठीक है। बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की गई किसके लिए? किसके लिए? कैंसर के लिए। ठीक है। किस कैंसर हॉस्पिटल के में की गई लिए है? किस हॉस्पिटल में टीएमएच, की गई है? टाटा मेमोरियल टीएमएच। ठीक है। हॉस्पिटल। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक है। ध्यान में इसको रखना है आपको। ठीक है। आगे चलेंगे तो और क्या प्रश्न है? ठीक है। उद्देश्य की बात करेंगे तो यह कैंसर विशिष्ट अनुकूलित एल्गोरिदम तैयार करने के लिए गहन शिक्षण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई का मतलब क्या करेगा, उपयोग करता है, जो प्रारंभिक चरण के कैंसर का पता लगाने में मतलब क्या होता है, सहायता करता है। ठीक है। एआई से कैंसर का पता लगाना। ठीक है। तो मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर के इलाज के लिए कितनी बुद्धिमत्ता की रूपरेखा पर काम कर रहा था? ये बहुत सुंदर प्रश्न बन जाता है, एग्जाम में भी आएगा। तो कौन सा हॉस्पिटल जो है जो कि मतलब एक रूपरेखा तैयार कर रहा है जो कि एआई से मतलब कैंसर का पता लगाया जाएगा? तो कौन सा हॉस्पिटल हो जाएगा, क्या बताएंगे? जो कि एआई टीएमएच, से कैंसर टाटा की पता मेमोरियल लगाएंगे। ठीक है। हॉस्पिटल, तो बॉम्बे। टाटा मेमोरियल टाटा हॉस्पिटल जो मेमोरियल, कि कहाँ पे है? मुंबई में बायो है। ठीक है। इमेजिंग बैंक ध्यान की रखेंगे। कैंसर। कि आज कौन सी बैंक की स्थापना करेगी ये? तो बायो बायो इमेजिंग इमेजिंग बैंक की स्थापना। बैंक। ठीक है। तो बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना करके टीएमएचए कैंसर विशिष्ट अनुकूलित एल्गोरिदम तैयार करने के लिए गहन शिक्षण का उपयोग कर रहा है, जो प्रारंभिक चरण के कैंसर का मतलब फर्स्ट स्टेप जो कैंसर जो होता है ना उसके बारे में पता लगा सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे लक्ष्य की, बात करेंगे रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी छवियों का। ठीक है। मतलब रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी इमेज क्या है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। करते हुए एक मजबूत मतलब भंडार मतलब क्या है, बनाना है। ठीक है। वित्त पोषित की बात करेंगे तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है। ध्यान में, वित्त पोषित कौन देगा? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है इसमें क्या करेगा, फंड करेगा। ठीक है। ध्यान में रखना है। एआई कैंसर का शीघ्र पता लगाने में कैसे मदद करता है? ठीक है। मतलब एआई जो है कैंसर की मदद में किस प्रकार से मदद करता है? इस बार मेंस का प्रश्न क्या बनेगा मैं पहले ही बता देता हूँ। एआई से लेकर मेंस का प्रश्न रहेगा कि स्वास्थ्य सेवा में एआई के प्रयोग को लिखे। ठीक है। मतलब स्वास्थ्य सेवा में मतलब एआई जो है किस प्रकार से मदद कर रहा है, या फिर हेल्थ सर्विस हेल्थ सेक्टर में एआई किस प्रकार से मतलब मददगार साबित हो सकता है, उसको लेकर मतलब प्रश्न आएगा एग्जाम में। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। एआई मानव मस्तिष्क से सूचना प्रसंस्करण का अनुकरण करके कैंसर का पता लगाने में क्या करता है, मदद करता है। एआई मानव मस्तिष्क की सूचना प्रसंस्करण का अनुकरण करके क्या करेगा, कैंसर का पता लगाने में मदद करता है। ठीक है। एआई विभिन्न कैंसर से जुड़ी अनूठी विशेषताओं को पहचानने के लिए रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल छवियों का मतलब इमेज का मतलब क्या करेगा, प्रयोग करेगा। यह उत्तक परिवर्तन और संभावित घात क्या लिखा हुआ है? घातकताओं की पहचान करके शीघ्र ही पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है। एआई की क्षमता विधि रोगी प्रोफाइल के आधार पर, ठीक है, उपचार दृष्टिकोण तैयार करने और इस प्रकार के चिकित्सा परिणामों का अनुकूलित करने में भी निहित है। मतलब एआई जो है जो आपको क्या करेगा, कैंसर का रोग का पता लगाएगा। ठीक है। और इसके लिए जो है सो टाटा, क्या नाम है उसका, टाटा पूरा फुल क्या नाम था, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक है। जो कि इस पे मतलब क्या कर रहा है, काम भी मतलब क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। कौन से दो इमेजिंग का प्रयोग करेगा? तो रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी। ठीक है। ध्यान रखेंगे। फंड कौन करेगा इसके लिए? टाटा को फंड कौन कर रहा था? जय, हाँ ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट या फिर जय प्रौद्योगिकी विभाग। आगे चलेंगे। हेपेटाइटिस ए का हेविजर, हेविजर टीका हेविश्योर होता है ना, क्या होता है? हैवी सर। ठीक है। हेविश्योर टीका लॉन्च किया गया। ठीक है। भारत में पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए का टीका जो है लॉन्च का, उसका नाम है हेविश्योर, लॉन्च किया गया। ठीक है। ये आपका आ जाएगा प्रीलिम्स में, आ जाएगा ये प्रश्न। ठीक है। बात के इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड आईआईएल के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है। ईमानदारी से मुश्किल से एक से दो लोग पढ़कर आए होंगे, मुझे ये पूरा पता है। ठीक है। पढ़कर नहीं आते आप लोग। इसे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड आईआईएल के द्वारा मतलब क्या किया गया, विकसित किया गया। ठीक है। ध्यान रखेंगे। कितनी कितनी डोज वाली वैक्सीन है? ठीक है। यहाँ पे डोज का मतलब क्या हुआ, टू खुराक। ठीक है। टू तो डोज। दो वैक्सीन, दो दो डोज लगेगी आपको। ठीक है। हेपेटाइटिस यकृत की सीजन है जो विभिन्न प्रकार के संक्रामक वायरस की बीमारी होती है। ठीक है। तो हेपेटाइटिस जो किससे होता है, वायरस से होता है या फिर मतलब बैक्टीरिया से होता है? किससे होगा हेपेटाइटिस? वायरस। बिल्कुल ठीक है। किसको प्रभावित करता है? तो यकृत। ठीक है। मतलब यकृत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार? लीवर। ठीक है। लीवर को मतलब क्या करता है, लीवर को मतलब क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ध्यान में रखेंगे। हेपेटाइटिस वायरस के मुख्य पांच प्रकार होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? ए बी सी डी ई 5 होता है। क्या होता है? ए से लेके कितने होता है, ई तक होता है। जिनमें से तक सी होता के है। खिलाफ कोई टीका नहीं है। ठीक है। सी के खिलाफ कोई टीका नहीं है, आपको ध्यान में रखेंगे। वर्तमान उपचार केवल एंटीवायरल
ठीक है। वर्तमान उपचार की बात की केवल एंटीवायरल दवाओं के माध्यम से ही हो पाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, तो सबसे पहले भाई साहब हेपेटाइटिस ए का हेविजियो टीका जो है, हेविसियो टीका जो है, उसको लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल IIL लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। दूसरी बार हेपेटाइटिस ए का जो टीका है उसको कितना डोज दिया जाएगा? 2 डोज। 2 लगेगा। ठीक है। कितने प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं तो क्या बताएंगे? 5 5 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होता है। दूसरा प्रश्न ये बड़ा, हेपेटाइटिस प्रभावित किसको करता है? तो हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है, जो विभिन्न प्रकार के संक्रामक वायरस के कारण होती है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न आपसे बनेगा, से बताइए कौन से हेपेटाइटिस का टीका उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा सी हेपेटाइटिस का टीका उपलब्ध नहीं, क्या बताएंगे? तो सी हेपेटाइटिस सी सी के सी कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे भारत सरकार जो है हेपेटाइटिस के संदर्भ में कौन सा काम कर रही है। ठीक है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2019 का लक्ष्य है 2023 तक भारत में हेपेटाइटिस सी को खत्म करना। ठीक है। तो भारत ने हेपेटाइटिस सी को खत्म करने के लिए कब मतलब लक्ष्य निर्धारित किया है, तो क्या बताएंगे? 2030 तक। 2030 तक भारत ने इसके 2030 संदर्भ में क्या है लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो भाई साहब 2030 तक हम किसी भी तरह से क्या करेंगे, हेपेटाइटिस को मतलब क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है। तो लक्ष्य की बात हेपेटाइटिस करेंगे सी को भारत में लेकर हेपेटाइटिस, हाँ हेपेटाइटिस सी को लक्ष्य कब तक है समाप्त करने का? तो 2030 2027 तक, 2030 तक, सॉरी 2030 तक हेपेटाइटिस सी को, हाँ माइक बंद कर लीजिए, इको हो रहा है। ठीक है। जहां से इको हो रही है माइक बंद कीजिए। ठीक है। तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, से हेपेटाइटिस सी को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। ठीक है। आप देखेंगे मिशन इंद्रधनुष। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष 2014 हेपेटाइटिस बी के साथ साथ 7 अन्य संक्रमणों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करता है। सिंपल प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है, जो कि मतलब 7 प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए टीका उपलब्ध करवाता है। ठीक है। इसमें से हेपेटाइटिस का कौन सा शामिल है? बी सी डी ई ई, कौन सा शामिल है? तो हेपेटाइटिस बी। ठीक है। कौन सा? हेपेटाइटिस बी शामिल है। ठीक है। ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री बने, 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसी साल उन्होंने मिशन इंद्रधनुष लाया, जो कि मतलब टीकाकरण से संबंधित है, 7 प्रकार के रोग से लड़ने में मदद करेंगे इनकी टीका, जो कि इंद्रधनुष के तहत मतलब उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें से हेपेटाइटिस बी भी शामिल है। ठीक है। हेपेटाइटिस सी का कोई टीका नहीं है। हेपेटाइटिस वायरस से होने वाला डिजीज है, जो कि 5 प्रकार का होता है, ए से लेके ई तक, ए बी सी डी ई। साथ में हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करती है? यकृत को प्रभावित करती है। ठीक है। हेविश्योर टीका जो है सो हेपेटाइटिस के लिए है। हेपेटाइटिस का कौन सा? हेपेटाइटिस ए के लिए है। उसका 2 खुराक दिया जाएगा। ठीक है। बात करेंगे किसके द्वारा तैयार किया था? आईआईएल के द्वारा तैयार किया गया। आईआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड होता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो थे हेपेटाइटिस से थे, आपको याद हो गया होगा आई थिंक। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अयोध्या में स्वदेशी मोबाइल अस्पताल को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा है? भीष्म रखा गया। क्या रखा गया है? क्या नाम रखा गया है? भीष्म। ठीक है। अयोध्या में भीष्म स्वदेशी मोबाइल अस्पताल का नाम क्या रखा गया है? भीष्म रखा गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के दौरान 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म तैयार किया गया है। ठीक है। अब क्या होता है, एक प्रकार का क्यूब अस्पताल है। अब क्यूब अस्पताल क्या होता है, तो देखेंगे एक तरह का मतलब क्या होता है, ये पैक रहता है। ठीक है। खोल देंगे तो अस्पताल की तरह तैयार हो जाता है। ठीक है। भीष्म अत्याधुनिक तरीके से सुसज्जित एक क्रांतिकारी मोबाइल अस्पताल है। ठीक है। मतलब काफी छोटा रहता है, इसको जब चाहे तब इसको तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार का अस्पताल कहाँ पे? तो ऐसे जगह पे काम है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला के इलाका, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, अब वहां पे अस्पताल ले जाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। या फिर हमारे सेना वगैरह के लिए अस्पताल काफी अधिक काम में आएगी, चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है। हाँ भूकंप वगैरह में, किसी भी आपदा में। ठीक है। इसे 200 हताहतों तक के इलाज के लिए मतलब तैयार किया, मतलब इसमें बेडों की संख्या कितनी है? 200। ठीक है। कितनी बेड है इसमें? 200 बेड है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। इसे आसानी से हाथ या साइकिल ड्रोन से भी ले जाया जा सकता है। मतलब इतना मतलब हैंडी है, मतलब ना इतना हैंडी है ना, इसको हाथ से ले जा सकते हैं, साइकिल से ले जा सकते हैं। ठीक है। ड्रोन से भी ले जा सकते हैं। ठीक है। जो बेजोड़ लचीलापन प्रदान करता है। यह क्यूब प्रोजेक्ट भीष्म नामक एक पहल सहयोग है, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल का एक हिस्सा है। ठीक है। मतलब ये पूरी तरह से मतलब क्या है, पोर्टेबल अस्पताल है। ठीक है। कैसा है? पोर्टेबल अस्पताल है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जहां जाए वहां पे ले जाए, और कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए भूकंप प्रभावित क्षेत्र में, ठीक है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में, ठीक है, अब यहाँ पे ले जाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया तो गाड़ी भी आ जा नहीं सकती। ऐसे कंडीशन में किसी भी मतलब जो व्यक्ति काफी अधिक घायल है, उनको इधर उधर ले जाने के लिए, हॉस्पिटल में ले जाना चैलेंज होता है। ठीक है। या फिर हो सकता है जब भूकंप आया तो अस्पताल का आसपास का हॉस्पिटल भी तो प्रभावित हो सकता है ना। तो वैसे कंडीशन में पोर्टेबल अस्पताल का प्रयोग हो सकता है, जो कि भीष्म नाम है इसका, जो कि 200 बेड का है। कितने बेड का है? 200 बेड 200 बेड का। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल हरियाणा में भी देखने को मिला। दुनिया का पहला क्या?
दुनिया का पहला पोर्टेबल रायपुर अस्पताल की बात करेंगे हरियाणा में, ठीक है। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, क्या नाम था इसका? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया, ठीक है। इसे घायल के इलाज के लिए आपातकालीन स्थल पर पहुंचने के लिए 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है, मतलब 1 घंटा के अंदर में हॉस्पिटल रेडी। इसे प्रोजेक्ट भी सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, ठीक है। तो वही जो भीष्म जो वहां पे लॉन्च हुआ था, तो उसी के आधार पर पहला पोर्टेबल अस्पताल हरियाणा में बना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिएगा रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 11। क्या होता है? डब्ल्यूएचओ ने रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 11 आईसीडी-11 के मॉड्यूल 2 आईसीडी-11 टीएम 2 में पेश किया, ठीक है। मॉड्यूल 2 आयुर्वेद, सीधर, यूनानी डेटा और शब्दावली के लिए समर्पित है। मलेरिया जैसे संक्रामक बीमारियों को पुरानी अनिद्रा जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां भी शामिल की गई, ठीक है। तो रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि आई थिंक 11 समूह में किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना, किसके द्वारा? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जिसमें से पुरानी बीमारी जैसे मलेरिया हो गया, अनिद्रा, ये सारे बीमारी को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया। अनिद्रा को क्या बोले? इंसोमिया बोलते हैं ना, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। अनिल, अनिल क्या है? तो अनिल नामक स्वच्छ कोर थोरियम ईंधन विकसित किया गया, ठीक है। तो अनिल क्या है? तो एक नाम है जो कि स्वच्छ कोर थोरियम ईंधन है, ठीक है। इसे अनिल नामक ईंधन विकसित और पेटेंट किया गया, ठीक है। इसे इसने अनिल नामक ईंधन विकसित और पेटेंट किया है। अनिल की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म देखिएगा क्या होगा इंग्लिश में, हिंदी में लिखा है समृद्ध एडवांस जीवन के लिए। न्यूक्लियर एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच लाइफ। बिल्कुल, हिंदी में क्या होगा? समृद्ध जीवन के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा, ठीक है। इसका नाम भारत के परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर के नाम पे रखा गया, ठीक है। इनका नाम किनके ऊपर रखा गया? भारत के परमाणु वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या था? अनिल काकोडकर के नाम पे इसका रखा गया है। यह संवर्धन के एक निश्चित स्तर पर थोरियम और यूरेनियम का मिश्रण है, जिसे हेलियू, ठीक है, हेलियू कहा जाता है, ठीक है। उच्च परख कम समृद्ध यूरेनियम, ठीक है। समृद्ध यूरेनियम मतलब इनरिच, ठीक है, मतलब यूरेनियम से डायरेक्ट आप हथियार या फिर बिजली नहीं बना सकते। यूरेनियम को एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट, ठीक है। जब तक यूरेनियम को इनरिचमेंट नहीं करेंगे न तो आप उसका हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और न ही उसे बिजली तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो हेलियू का बस संवर्धन 5 से 20% है, जबकि अधिकांश वर्तमान रिएक्टर 5% तक समृद्ध है। अनिल का उपयोग भारत में परमाणु के बेड़े के मौजूदा दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों में किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो परमाणु बेड़े के मौजूदा दबाव युक्त परमाणु जल रिएक्टरों में, सॉरी, भारी जल रिएक्टरों में इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अनिल नामक स्वच्छ कोर थोरियम ईंधन विकसित किया गया, जिनका नाम रखा गया भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या था? अनिल काकोडकर के ऊपर रखा गया है, ठीक है। आप देखेंगे थोरियम के बारे में कुछ जानकारी है, उसको देख लेते हैं। तो थोरियम की बात करेंगे, फिर यूरेनियम की बात करेंगे। दोनों क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मतलब रेडियो सक्रिय पदार्थ है, दोनों के दोनों, जिसका प्रयोग रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। दोनों का प्रयोग क्या चीज में होता है? तो यूरेनियम थोरियम का प्रयोग क्या चीज में होता है? रेडियो के किसमें होता है? ईंधन के रूप में होता है। रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग करने वाली इसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के साथ जोड़ा जाता है। रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए इसे किसके साथ जोड़ते हैं? यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239 के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। भारत में 4460 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 11 PHWR रिएक्टर है, ठीक है। PHWR, 18 एक है। ठीक है। हाँ, 18 PHWR क्या है? रिएक्टर है, और 700 मेगावाट के 10 और रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो भारत में ऑलरेडी 4460 मेगावाट की कुल क्षमता वाले कितने रिएक्टर है? 18 है, और ध्यान में रखेंगे 700 मेगावाट के 10 और रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें उत्तर भारत का भी एक रिएक्टर बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। कौन सा गोरखपुर में पड़ता है? गोरखपुर हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। नहीं, गोरखपुर हरियाणा, ठीक है। उत्तर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर गोरखपुर हरियाणा में बनेगा, ठीक है, ध्यान में सर बताया। रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ठीक है, गोरखपुर हरियाणा में, ठीक है। तो ये अनिल क्या हो जाएगा? तो अनिल नामक स्वच्छ कोर थोरियम ईंधन विकसित कर रही है भारत, ठीक है। अब देखेंगे बीटा बोल्ट ने बनाया परमाणु बैटरी, ठीक है। देखिएगा, ये मतलब ऐसा 50 वर्षों तक इसको चार्ज करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बीटा बोल्ट ने बना दिया परमाणु बैटरी। चीनी स्टार्टअप बीटा बोल्ट बिना चार्जिंग की आवश्यकता के 50 वर्षों तक बिजली पैदा करने वाली सक्षम परमाणु बैटरी बनाने का दावा किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 50 वर्षों तक ये आपको एनर्जी देते रहेगी। परमाणु ऊर्जा बैटरी का नाम होगा बीबी 100 होगा, ठीक है। बी से मतलब बीटा, बी से मतलब वोल्ट, 100 का 100, ठीक है। ये एक सिक्के के छोटे मॉड्यूल में
63 परमाणु आइसोटोप और हीरे के अर्धचालकों की पेपर पतली परतों पे बना है, वेपर पतली परतों पे बना है, ठीक है। बैटिक निकल के 6 रेडियोधर्मी आइसोटोप एनआई, ठीक है, एनआई 63 का, ठीक है, एनआई 63 का उपयोग करके ऊर्जा उत्सर्जित करेगी, ठीक है। तो कंपनी का नाम क्या है? बीटा वोल्ट। क्या नाम है कंपनी का नाम? बीटा वोल्ट। क्या बना है इसने? तो ध्यान में रखिए, इसने परमाणु बैटरी बना दी है, ठीक है। क्या बना दी है? परमाणु परमाणु बैटरी बना दी बैटरी। है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जिसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है, 63 परमाणु आइसोटोप और हीरे के अर्धचालक की वेपर पतली परतों से बना हुआ है, ठीक है। इसकी आकार कैसे होगी? तो सिक्के का छोटे मॉड्यूल में, मतलब सिक्के के आकार की तरह होगी, ठीक है। ध्यान में ये भी आपको रखना। उससे भी छोटा। दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी लॉन्च हो गया है, ठीक है। तो चीन ने सीधा ओवन संयंत्र दुनिया के पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर है, ठीक है। तो दुनिया का 4th जनरेशन का परमाणु रिएक्टर कौन बनाया? तो चीन ने बनाया। किसने? चाइना ने बनाया है। यह चाइना। ईंधन कुशल है और इसमें अपशिष्ट कम और सुरक्षा अधिक है। सिस्टम को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग करने के बजाय उच्च तापमान वाले रिएक्टर को हीलियम गैस का उपयोग करके ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रिएक्टर को जो ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग कर सकते हैं? हीलियम गैस का उपयोग करके इसको ठंडा किया जा सकता है, ठीक है। ये अधिक अंतर्देशीय परमाणु संयंत्रों को विकसित करने का ठीक है, आशाजनक तरीका प्रदान करता है, क्योंकि उन्हें जल स्रोत के बगल में स्थित होने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। परमाणु रिएक्टर जहां पे होता है वहां पे पानी की बहुत अधिक खपत होती है, इसलिए वहां पे जल संयंत्र होना चाहिए। लेकिन इसने जो चीन ने जो अपना 4th पीढ़ी का जो परमाणु रिएक्टर बनाया, इसको पानी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो हीलियम का। किसका प्रयोग किया जाएगा? तो हीलियम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। हाँ, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023। तो मिशन समन्वय सेल राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समन्वय एजेंसी होगी, ठीक है। एमसीसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय के साथ काम करेगा। डीएसीटी, डीएसीटी एनक्यूएम नेशनल क्वांटम मिशन, एनक्यूएम का मतलब क्या होगा? नेशनल क्वांटम मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की बात करेंगे 2023, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मिशन समन्वय सेल एमसीसी, क्या नाम है? एमसीसी, ठीक है। क्या लिखा हुआ मिशन समन्वय सेल का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में? सेल होगा समन्वय अगर होगा तो ऑपरेशन सेल होगा उसमें दिया होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को समन्वय, क्या लिखा हुआ है एमसीसी का? नेशनल क्वांटम मिशन पढ़े आज सर हम। एम नहीं एमसीसी का एमसी का मिशन कोऑर्डिनेशन सेल। कोऑर्डिनेशन सेल मिशन कोऑर्डिनेशन सेल, ठीक है। तो मिशन कोऑर्डिनेशन सेल, ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए समन्वय एजेंसी होगी। अब देखेंगे इस क्यों लाया गया, मिशन क्यों है, ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन क्यों है? तो उद्देश्य की बात करें, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, और क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक जीवंत और अभिनव, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रस्तुति तंत्र बनना, ठीक है। अवधि कब से कब तक होगा? तो 2023 से लेकर 2031 तक की अवधि तक ये काम करेगी, ठीक है। अब देखेंगे क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना, इसका एक और भी पर्पस है। क्वांटम कंप्यूटर से प्रश्न आ भी चुका है। 8 वर्षों में 50 से 100 भौतिक क्यूबिट के साथ इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। भारत के भीतर और अन्य देशों के साथ 2000 किलोमीटर की दूरी के ग्राउंड स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार भी इसका डेवलप करना है, ठीक है। 2000 किलोमीटर से अधिक अंतर शहर क्वांटम कुंजी वितरण, ठीक है, 4 विषयगत हब स्थापित किए जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, ठीक है, और क्वांटम सामग्री और उपकरण, ठीक है। ये 4 इसके विषयगत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको इंग्लिश में पढ़िए, इसको लक्ष्य को, इसके मिशन को इंग्लिश में पढ़िए तो क्या? आईआईसीजी को सर नहीं, लक्ष्य को। टारगेट डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स इन 8 ईयर, पहला है सर। दूसरा में है सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड स्टेशन ओवर अ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर विथ इन इंडिया एंड विथ अदर कंट्री। थर्ड में है सर इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 2000 किलोमीटर। तीन ही इसके 4 सब्जेक्ट है। 4 थीमेटिक हब है सर, टी हब है, विल बी स्टेबलाइज क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिव एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। बिल्कुल। तो क्या क्या इसके 4 हब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है? क्वांटम कंप्यूटिंग पहला है, फिर क्वांटम संचार है,
क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री और उपकरण है, ठीक है। इसमें यस 4 टी हब, ठीक है, 4 टी हब के ऊपर। एक मिनट रुकिएगा। ये सब पढ़े आ गया ना। कट रही है सर। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब हम लोग चलेंगे। हेलो, आवाज आ रही है ना? सर हाँ सर। आप चलेंगे इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिंग। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? कोच्चि केरल में, पहला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिंग कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरल में लॉन्च किया। केरल के कहाँ पे? तो केरल के कोची कोच्चि में लॉन्च किया गया, ठीक है। ग्राफीन के लिए इंडिया इनोवेशन सेंटर केरल कोच्चि में स्थापित किया गया, ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा स्थापित किया? मेइती के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। इनको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। आईआईसीजी की बात करें, भारत का पहला ग्राफिंग सेंटर है, ठीक है। तो भारत का पहला ग्राफिंग सेंटर की बात करें, केरल राज्य के कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना, कहाँ पे? केरल राज्य के तो कोच्चि में, ठीक है। अब यह मेइती ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का भी समर्थन करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप और उद्योग को पूरी तरह सुविधा प्रदान करके अनुसंधान एवं विकास को व्यवसायीकरण के बीच के अंतर को कम करना है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान में रखना है भाई साहब। इंडिया इनोवेशन सेंटर ऑफ ग्राफीन की बात करेंगे तो ध्यान में कहाँ पे स्थापित किया? कोच्चि केरल में स्थापित किया। किसके द्वारा? तो टेक्नोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेइती के द्वारा, ठीक है। चलिए, ये आईआईसीजी की बात करेंगे तो भारत का पहला ग्राफिंग केंद्र भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स चैट जीपीटी का उपयोग करने वाला पहला प्रकाशन बन गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, चैट जीपीटी का प्रयोग करने वाला पहला प्रकाशन कौन बन गया है? पहला प्रकाशक कौन बन गया है? ठीक है, क्या बताएंगे? न्यूयॉर्क टाइम्स बन गया है, ठीक है, ध्यान रखें। जीपीटी का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आया भी है जेनरेटिव सर प्री ये। ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या होता है? जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है? फिर से बोलते रहा हूं, जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है, जीपीटी। तो जीपीटी का प्रयोग करने वाला पहला न्यूज़पेपर की पहला मतलब न्यूज कौन बन गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स बन गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। शिकायत में ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट अपने मॉडल शिकायत में ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट अपने मॉडल बनाने और बिना भुगतान के प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए एनवाईटी का मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स, देखिए कितना खतरनाक लगता है, ठीक है। तो एनवाईटी की मूल सामग्री का उपयोग करने पे आरोप लगाया गया है, ठीक है। नैतिक मुद्दा की बात करेंगे तो प्रकाशन द्वारा प्रकाशित लाखों लेखों का उपयोग स्वचालित चैटबॉट को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था और अब विश्वसनीय जानकारी के स्रोत के रूप में समाचार आउटलेट के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। तो अब लोग जो है अपना लेख वगैरह जो लिख रहा है, ठीक है, आप देखते हैं वो सब मतलब चैट जीपीटी के माध्यम से ही लिखा जा रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी और गूगल के बाद जैसे जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म ने इंटरनेट पर मूल सामग्री पर आईपी अधिकारों के बाहर छेड़ दिए, ठीक है। तो भाई साहब कौन सा सामग्री किसका है? हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चैट जीपीटी अगर निकाल के दे रही है या फिर गूगल का बार्ड अगर निकाल कर दे रही है तो मतलब कहाँ से ला रही है, उसमें मतलब किसका इंटेलेक्चुअल राइट किसका है, इसको लेकर मतलब ध्यान में रखेंगे। एक मतलब बहस मतलब छिड़के, गूगल का बार्ड है और चैट जीपीटी किसका है? तो ओपन एआई का है, जिसका सीईओ कौन है? सैम एल्टमैन। क्या नाम है उसका? सीईओ का नाम क्या है? सैम एल्टमैन, ठीक है। यह उस बड़ी बहस का प्रतीक है कि जेनेरिक एआई प्लेटफॉर्म रचनात्मक उद्योगों को लाने को कैसे प्रभावित कर सकता है, ठीक है। सौहार्दपूर्ण समाधान की बात करेंगे, जनरेटिव एआई उत्पादों के इर्द गिर्द एक व्यावसायिक समझौता तकनीक से भी संबंधित है, ठीक है। ये सब कुछ मतलब हो गया। अब दिक्कत हो रहा है जैसे कि मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन अगर ले रहा है तो एआई के तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन तो उठा रहा है, गूगल से उठा रहा होगा, कहीं से उठा रहा है। तो ये एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, ठीक है, और बाट कहाँ से ले रहा है? तो गूगल का कहना है कुछ इन्फॉर्मेशन उसके सोर्सेस से उठाया जा रहा है, ठीक है। तो लोग मतलब इस पे भी एआई के ऊपर भी आप क्लेम करने लगे हैं, भाई साहब इसका अपना कुछ नहीं, कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन हमारे इन्फॉर्मेशन के लोगों के साथ क्या करता है? शेयर करता है, ठीक है। अब देखो एआई गवर्नेंस अलायंस, ठीक है, एआई गवर्नेंस अलायंस, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने एआई से उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक समावेशी पहुंच के लिए वैश्विक प्रयासों का क्या किया है? आह्वान किया है, ठीक है।
इसका उद्देश्य जेनेटिव एआई के लिए नैतिक दिशा निर्देशों और शासन ढांचे के विकास में तेजी करना है। जेनेटिव एआई एक प्रकार की एआई तकनीक है जो टेक्स्ट, इमेजिंग, ऑडियो और सिंथेटिक डेटा सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री का उत्पादन कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी में जाइए, उसको बोलिए से आप मेरे लिए एक लेटर लिख दो, बोलोगे क्या सब्जेक्ट में आपको लेटर चाहिए, तो बोलोगे सर मुझे पिताजी के पास लेटर लिखना है, तो पूछेगा मैटर क्या है, तो मैटर आप डाल दीजिए, खुद ब खुद आपके लिए एक लेटर तैयार कर जाएगा। वहां पे बोलिए से मेरे लिए एक मतलब क्या कीजिए, मेरे लिए एक तस्वीर बना दीजिए, बोलो कैसा तस्वीर बनाना है, किसका बनाना, मेल का बनाना, फीमेल का बनाना है, वो बोल दीजिए, बोले सब्जेक्ट क्या रहेगा, ठीक है, किस प्रकार का है, खुद ब खुद आपको तैयार करके दिया कर देगा। ठीक है, तो एआई गवर्नेंस अलायंस की बात करेंगे 2023 का, किसके द्वारा मतलब लाया गया, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल 2023। उनके प्रयासों से। ठीक है, भारत का पहला तनावरोधी पहनने योग्य उपकरण गोरोगा, क्या नाम है इसका, गोरोगा क्या है, तो भारत का पहला वो रोगा। तनावरोधी, हाँ, पहनने योग्य उपकरण का नाम क्या है, गोरोगा। भारत का पहला तनावरोधी पहनने योग्य उपकरण गोरोगा है। यह चिंता को कम करने के लिए, मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए गैर इन्वेसिव मस्तिष्क उत्तेजना तकनीक का उपयोग करता है। मतलब लोग जो बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, तो एक प्रकार का क्या है, ये उपकरण है, इसको पहनिएगा तो फिर आपका तनाव को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, अब देखें गूगल का एआई मॉडल की बात करें, जैमिनी। ठीक है, तो गूगल का जैमिनी जो है वो भी काफी चर्चा में रहा था। जैमिनी क्या है, एक विशेष प्रकार का है जो कि आपका, आप जैसे गूगल पे आप सर्च वगैरह करने जाएंगे ना, तो देखिएगा कुछ इन्फॉर्मेशन जो होता है अपने आप दे देगा, ऊपर में लिखा रहेगा एआई लिखा रहेगा। ठीक है, तो गूगल का एआई तकनीक जो जैमिनी है, जो कि मतलब बाट की बात करेंगे चैट जीपीटी है। ठीक है, चैट जीपीटी जो है, ठीक है, की तरह बार्ड भी काम करता है, लेकिन जैमिनी जो होता है, जो सर्च करेंगे ना, तो एक इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर में एआई के थ्रू आएगा। ठीक है, तो गूगल ने अपने सबसे बड़ा, सबसे सक्षम मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने अपनी प्रसिद्ध एआई अनुसंधान इकाइयों डीप माइंडर गूगल क्रोम उन्नत एआई मॉडल लॉन्च करेगी। ठीक है, तो गूगल क्रोम क्या होगा, ब्राउजर, मतलब एआई को आप क्या किया, ब्राउजर में डाल दिया, एआई को आप फोटोशॉप में डाल दो, एआई को आप मतलब हर तकनीक में आप प्रयोग कर सकते हो। आपके कैमरा में ऑलरेडी पहले से एआई है, आप बोलेंगे सर कैमरा में एआई किस प्रकार से काम करता है, तो कैमरा से फोटो लीजिएगा, तो एआई मतलब ये पहचान जाएगा ऐसे फोटो आदमी का ले रहा है, ये फोटो टेक्स्ट का ले रहा है, ये फोटो खाना के ले रहा है, ये फोटो जानवर के ले रहा है। ठीक है, और उसी हिसाब से वो मतलब क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल ने क्या किया, अपने क्रोम ब्राउजर में मतलब क्या किया, जेमिनी एआई को मतलब क्या किया, फिट कर दिया। ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशन और सुंदर और सटीक हो सकती है। ठीक है, अब गूगल का अल्फाबेट कंपनी की बात, सॉरी, गूगल का पेरेंट कंपनी की बात करेंगे तो अल्फाबेट इंक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखिए चीन की सबसे गहरी लैब को लॉन्च कर दिया गया है। चीन ने विश्व की सबसे गहरी लैब को मतलब क्या किया है, लॉन्च किया है। तो विश्व की सबसे गहरी भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे है, सिचुआन में शुरू हुआ है। ठीक है, जो कि चीन में है। ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे भूमिगत प्रयोगशाला, आई थिंक यहाँ पे लाइट तक भी नहीं जाती है। ठीक है, इसे डीप अंडरग्राउंड और फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के लिए अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड सुविधा के रूप में जाना जाता है। डार्क मैटर की वैश्विक खोज में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, तो मुख्यतः किस लिए किया गया, तो डार्क मैटर के खोज करने के लिए मतलब इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान में, तो इसको बनाया गया है। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, तो चीन ने विश्व की सबसे गहरी लैब को मतलब क्या किया है, तो कंस्ट्रक्ट कर दिया है, बना दिया है। तो विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला किसके पास है, चीन के पास है। ठीक है, पर्पस क्या होता है, डार्क मैटर की वैश्विक खोज के लिए इसमें महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान में, भारत के कहाँ पे चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित किया गया, क्या बताएंगे, हैदराबाद में। कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ध्यान में आपको रखना है हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो भारत में चौथी क्रांति का केंद्र की बात करें कहाँ पे होगा, तो हैदराबाद में होगा। हैदराबाद को वैसे भी हाईटेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। विश्व आर्थिक मंच हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति C4IR का स्थापित करेगा। ठीक है, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, पर्पस क्या होगा, तो वैश्विक सहयोग और नवीन विचारों का सुविधाजनक बनाना। चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल क्रांति के बारे में है। ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र में डिजिटलीकरण का अगला चरण, उदाहरण के लिए डेटा और कनेक्टिविटी, एनालिटिक्स, मानव मशीन इंटरेक्शन और रोबोटिक्स में सुधार करने की बात होगी। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आईओटी कहा जाता है, मेंस का प्रश्न आ चुका है इस पे। रोबोटिक्स की बात करेंगे, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी जिसको वीआर बोलते हैं, जो कि आप मूवी वगैरह में लगा के जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग आदि सब कुछ इसमें शामिल है। ठीक है, तो चौथी औद्योगिक का केंद्र भारत में, ठीक है, WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किसे बनाया गया है, हैदराबाद।
हैदराबाद को बनाया गया, ठीक है। ठीक है, ध्यान में किन किन क्षेत्रों में काम करेगी, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मतलब इन सारी चीजों पे विचार किए जाएंगे। वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा, इसको वीआर कहते हैं, ठीक है, जो कि एक विशेष प्रकार का चश्मा होता है जो कि आपको रियल चीजों का अनुभव देता है, आपको लगेगा जो घट रही है मेरे सामने ही हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, इन सब पे मतलब क्या करेगी, कार्य करेगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए उच्च ऊंचाई वाली सड़कों के लिए, ठीक है, रिजू पेव तकनीक, ठीक है, उच्च ऊंचाई सड़कों के लिए मतलब क्या है, रिजू पेव तकनीक को विकसित किया गया, ठीक है। सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास उच्च ऊंचाई वाली सड़क बनाने के लिए तकनीक विकसित उपयोग करेगा, ठीक है। सीमा सड़क संगठन ने सीमा सड़क संगठन ने उप शून्य तापमान के लिए तापमान के तहत उच्च ऊंचाई वाले बिटुमिनस बिटुमिनस सड़कों के निर्माण के लिए रेजू पेव तकनीक का उपयोग करने जा रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रेजू पावे। ठीक है, ध्यान रखें, रेजू पेव एक तरल जैव आधारित, ठीक है, डामर संशोधक सकायाकल्प एजेंट है, ठीक है। रेजू पेव क्या है, डामर डामर जो होता है अपशिष्ट होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें 100% जैव तेल के साथ जैव आधारित पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के रूप में, ठीक है, विकसित किया गया है। ठीक है, ये ओवर ले के कारण सड़क के स्तर में वृद्धि की समस्या को मतलब क्या करता है, समाप्त करता है, ठीक है। तो ऊंच ऊंचाई वाली सड़कों के लिए कौन सा तकनीक हो, रिजू पेव, ठीक है, कौन सा तकनीक है, रिजू पेव तकनीक का मतलब क्या किया जा रहा है, प्रयोग है, किसके द्वारा किया गया है, तो सीमा सड़क संगठन जो कि बीआरओ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उप शून्य तापमान के तहत उच्च ऊंचाई वाले बिटुमिनस सड़कों के निर्माण के लिए रेजू वेब तकनीक का उपयोग कर रही है, ठीक है। आप देखेंगे प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष 2024, ठीक है। भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर 2024 को, ठीक है, प्रौद्योगिकी, ठीक है, अवशोषण का वर्ष घोषित किया 2024 को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके करने, विकास को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित प्रतिबद्धता का प्रतीक है, ठीक है। वर्ष 2023 को परिवर्तन का वर्ष भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो वर्ष 2023 को क्या चीज का वर्ष, परिवर्तन का भी वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। अब देखिए कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात की, कियाई के नाम से जानते हैं, दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा बन गया, आपको पता ही है, ठीक है। बैंगलोर कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन पेश करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनने जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान में, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, जहां पे, ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन पेश किया गया है, कौन सा हवाई अड्डा है, तो कैंपोगोडा हवाई अड्डा है, ठीक है। कैंपोगोडा की बात करेंगे तो बेंगलुरु शहर के वास्तुकार थे, इनके नाम पे आपको बेंगलुरु शहर का हवाई अड्डा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये है विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डा में भी ये आपको देखने को मिला है, ठीक है। सीटीएक्स मशीन प्री बोर्डिंग सुरक्षा जांच के लिए हैंडबैग से व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को हटाने की आवश्यकता को समाप्त कर देगी, ठीक है। तो वहां पे जिस समय आप देखेंगे प्री बोर्डिंग जांच वगैरह हो जाता है हैंडबैग से, मतलब व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह को हटाना पड़ता है, तो उसको मतलब समस्या को मतलब क्या कर देगी, समाप्त कर देगी, इससे समय का भी बचत होगा, ठीक है। तो भारत का पहला हवाई अड्डा का नाम बताइए जहां पर मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन को पेश किया गया, कौन सा हवाई अड्डा है, तो कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि कहाँ पे, बेंगलुरु में है, ठीक है। जापान टोरस 60 कंप्यूटर एडवांस, ठीक है, जापान टोरस 60 सुपर एडवांस GT60S क्या है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर, दुनिया का सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर, इसका नाम है JT60SA का जापान ने उद्घाटन किया है, ठीक है। इसे जापान ने नाका को अपना परिचालन शुरू किया, इसे जापान ने नाका में अपना परिचालन शुरू किया, नाका कोई जगह का नाम होगा, वहां पे इसका परिचालन शुरू किया गया। दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु सेल का रिएक्टर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो जापान में हुआ है, जापान का कहाँ पे, तो जापान के नाका। नाका में, ठीक है, नाका में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जापान का एक शहर कौन है, नागासाकी, ठीक है, नागासाकी पे गिरा था परमाणु बम। एक शहर है क्या नाम है, हिरोशिमा, तो सबसे पहले हिरोशिमा पे गिरा कि नागासाकी पे गिरा, ठीक हिरोशिमा। है, सबसे पहले हिरोशिमा पे गिरा 6 अगस्त 1945 को, फिर मतलब नागासाकी पे गिरता है 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। एक जगह लिटिल बॉय गिराया गया, एक जगह फैटमैन को गिराया गया, ठीक है, दोनों के दोनों परमाणु बम थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो रहने देता हूँ, कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में, तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पर्यावरण देखेंगे, ठीक है। पर्यावरण के जितने भी टॉपिक है, कितने क्वेश्चन है इसमें पर्यावरण के,
20 क्वेश्चन है, पढ़ के सभी लोग कल आइएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन को पढ़ कर आइएगा। पीछे का जो भी पढ़ा दिए है उसका वीडियो मिल जाएगा, तो इसको रिवाइज भी सभी लोगों को करना है, ठीक है। रिवीजन करके आएंगे तो ही याद रहेगा, और नहीं तो पता चलेगा आगे के पढ़ेंगे पीछे के भूलेंगे, ठीक है। यस सर, ऐसा